हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम इसमें दो फ्रेम ले लेते हैं, वही एस और एस डैश, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। इसमें हम दो पॉइंट लेते हैं पी एंड क्यू। नाउ पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम क्या होगा, R1, और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S यानी O से क्या हो जाएगा, R2। ये दोनों हो जाएंगे। अब इसी पॉइंट P और Q के जो पोजीशन वेक्टर हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश क्या होंगे, R1 डैश और R2 डैश। कहाँ से, यहाँ से। तो इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q के बीच का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इन फ्रेम S, R2 माइनस R1। ठीक है। अब ये जो पी क्यू वेक्टर होगा यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसको हम डी मान लेते हैं। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। वो क्या था, R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस VT। तो इसी को हम इन दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R डैश 1 हो जाएगा इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस VT, और यहाँ हो जाएगा R2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस VT। ये इक्वेशन 2 एंड 3 हो गई। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही थी, R डैश वेक्टर की वैल्यू बता रही थी, जिसमें ये जो R डैश था वो S डैश फ्रेम का था और जो R था वो S फ्रेम का था। यहाँ पर भी जो हमारे पास R1 और R2 है वो S फ्रेम में है, और जो R1 डैश और R2 डैश है वो S डैश फ्रेम में है। तो यहाँ पे R डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे R1 डैश और R2 डैश पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस VT। इक्वेशन 2, R2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस VT। इक्वेशन 3। तो अब ये जो दो पॉइंट जो हमें इक्वेशन 2 एंड 3 मिली है, इसको डायग्राम में ध्यान से देखें। ये मिला है और ये मिला है। तो S डैश फ्रेम में इन दोनों के बीच का पॉइंट P एंड Q के बीच का जो वेक्टर डिस्टेंस हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। द वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज P क्यूब वेक्टर, यानी कि ये वाला। इसको हम D डैश नाम दे देते हैं। तो D डैश वेक्टर इज इक्वल टू R2 डैश वेक्टर माइनस R1 डैश वेक्टर। तो इक्वेशन 2 एंड 3 से इनकी वैल्यू रख दी। अब VT और VT तो कैंसिल हो जाएगा, साइन दोनों के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो D डैश वेक्टर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इक्वेशन 1 एंड 4 से D और D डैश की वैल्यू इक्वल हो गई, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, जब हम उसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो दोनों ही फ्रेम्स में एक ही वैल्यू मिलती है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवेरिएंट। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम वेलोसिटी देखते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी कैसे होता है। हमारे पास दो फ्रेम थे, S फ्रेम और S डैश फ्रेम। इसमें एक पॉइंट P था, ये अपनी पोजीशन पे था। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये खुद ही मूवमेंट कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो S डैश फ्रेम में हमें निकालनी है। वो निकालने के लिए पहले हम ले लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन। वो क्या थी, R डैश इज इक्वल टू R माइनस VT। आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कैसे डिराइव हुआ। अभी जो इक्वेशन 6 है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, dr डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस v। क्योंकि v जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, हमने शुरू में ही कह दिया था। अब ये v जो है ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये S डैश फ्रेम की वेलोसिटी है जो खुद मूवमेंट कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो ये उसकी वेलोसिटी अभी तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और
टाइम के रिस्पेक्ट में जब टी का ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, तो v डैश इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। ये कैपिटल V है। ये हमारी इक्वेशन 7 आ गई, जहाँ पे ये जो v डैश है ये वेलोसिटी है पार्टिकल p की इन द फ्रेम s डैश, और ये जो v है ये पार्टिकल p की वेलोसिटी है इन फ्रेम s। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी और ये हमारी इक्वेशन। अब ऐसे ही एक्सेलरेशन का देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन 7 आएगी इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, dv डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt माइनस 0, क्योंकि ये जो v है कैपिटल V ये s डैश फ्रेम की वेलोसिटी या कांस्टेंट है, तो dv अपॉन dt 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a डैश इज इक्वल टू a। यही होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि दोनों फ्रेम्स में एक्सेलरेशन एक ही है। यानी अगर एक्सेलरेशन को किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें तो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब ये जो हमने अभी प्रूफ किया इससे क्या पता चलता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड होता है। कैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन वन इनर्शियल फ्रेम, अगर किसी एक इनर्शियल फ्रेम में किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो किसी और इनर्शियल फ्रेम में भी उसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। इससे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह सकते हैं कि रिमेन्स वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इसके बाद देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मास ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। जो मास होता है पार्टिकल का वो मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, किसके अकॉर्डिंग, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो मास क्या हो जाएगा, m विल बी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे पार्टिकल का मास m मान लेते हैं, और ये जो हमें इक्वेशन 8 मिली थी इसमें हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, ma डैश इज इक्वल टू ma, और ma क्या होता है, फोर्स होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे F डैश इज इक्वल टू F, यानी कि फोर्स भी दोनों रेफरेंस फ्रेम में इक्वल है, यानी फोर्स भी नहीं चेंज हो रहा है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स रिमेन्स द सेम। और यही है लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स। इससे ये भी शो होता है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो सारे इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड है। तो इस लेक्चर में हमने देख लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इसके बाद हम देखेंगे इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।